Hello everyone, so welcome all of you in the next lecture of gravitation. So आज की क्लास में हम लोग बाइंडिंग एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हम आज की क्लास में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जितना भी पार्ट पढ़ाया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोगों ने उन सभी के क्वेश्चंस अच्छे से किए होंगे और उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना थ्योरेटिकल पार्ट जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उतना काफी है, उसके बाद तुम एक बुक फिक्स कर लो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया करो, बस उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आराम से धीरे धीरे तुम्हारी फिजिक्स बहुत अच्छी होने लगेगी। ठीक है, पर शर्त यह है कि तुम एक टीचर को और एक बुक को शांति से रेगुलरली फॉलो कर लो, तभी तुम्हें रिजल्ट्स दिखाई देंगे। ठीक है, ओके, तो विद दिस थॉट आज ये मेरी तरफ से हो गया मोटिवेशनल थॉट। तो अब हम शुरू करते हैं आगे अपना लेक्चर। ठीक है, ओके गाइस, तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? सबसे पहला ये कि बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी, आखिर बाइंडिंग एनर्जी को समझने से पहले एक बेसिक सी बात समझो कि जैसे कि हमारी ये अर्थ है और उस पर बहुत सारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं, पार्टिकल्स यानी कि बॉडीज हैं बहुत सारी, हम लोग भी अर्थ के ऊपर रहते हैं। पर कभी ऐसा होता है क्या कि हम अर्थ के ऊपर से भाग गए और यहाँ से निकल के कहीं यूनिवर्स में कहीं और चले गए? नहीं ना, अर्थ पर ही है ना। तो ऐसे ही, तो अगर अभी हम लोग हैं और भी बॉडीज हैं, वो सब अर्थ पर रुकी हुई हैं। ऐसे ही एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है? गैसेस हैं, वो गैसेस जो है वो अर्थ पर रुकी हुई हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं कहूं कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी जो अर्थ पर है, उसे मैं इतनी एनर्जी दे दूं, उसके अंदर इतनी एनर्जी भर दूं कि वो यहां से भाग जाए। कहाँ भाग जाए? इन्फिनिटी में भाग जाए। बिल्कुल, मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसको छोड़कर बाहर निकल जाए। तो मैंने ग्रेविटेशन फील्ड की डेफिनेशन हमेशा क्या बताई? मैंने क्या कहा था कि जैसे कि एक मूवी में दिखाते हैं ना, विलन विलन का एरिया होता है ना, तो विलन के एरिया के अंदर जो लोग भी रह रहे हैं तो उनको विलन के ही अकॉर्डिंग रहना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये समझ लो कि जो कोई परिवार है ना, बहुत ही, तो वो वही क्या है, विलन के एरिया में ही रहते हैं, तो उन लोगों को ना वहां से निकलना है, विलन के एरिया में से निकलना है। तो उनके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बहुत सारी पावर, हिम्मत, और पावर होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, तभी तो वो इतनी हिम्मत जुटा के पैसा लेके अपना बाहर जा पाएंगे। सेम वही बात है कि हमारी हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारी क्या है? अर्थ है। और हमारी इस अर्थ पर कुछ भी पार्टिकल, मैंने कहा कि ये पार्टिकल रखा हुआ है अर्थ पर। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं इसको कुछ इतनी एनर्जी दे दूं, इसको इतनी एनर्जी दे दूं कि ये यहां से उठ के कहाँ चला जाए? इन्फिनिटी पर चला जाए। ठीक है, कैसे समझना है? बिल्कुल उसी तरह से इन्फिनिटी पे चला जाए। कहां से? आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से भी बाहर चला जाए। तो जो एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी इज इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द बॉडी, या फिर गिवन टू पार्टिकल, गिवन टू पार्टिकल टू टेक इट, टू टेक इट from earth surface, from earth surface to infinity, infinity। या फिर अगर ऐसे ही लिख लेते हैं कि this amount, if this amount of energy is given, if this amount of energy is given, energy is given, then then body will then body will go out of the, body will go, मैंने पहले पार्टिकल वर्ड यूज किया था तो पार्टिकल ही यूज कर लेते थे। ठीक है, तो पार्टिकल विल गो आउट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये तो हमने, चलो भाई, थियोरेटिकली समझ लिया। तो अब भाई हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें तो प्रॉपर सबूत चाहिए, हमें प्रॉपर फॉर्मूला चाहिए, वैल्यूज चाहिए। तो एक बात बताओ, जब भी कोई बॉडी यहाँ पे अर्थ की सरफेस पर रखी थी, ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि एट अर्थ सरफेस जब बॉडी थी, एट अर्थ सरफेस, ठीक है, इस वाले पेज पे लिखते हैं, एट, इनिशियली कहाँ थी बॉडी? इनिशियली तो एट अर्थ सरफेस पे थी ना,
इनिशियली कहाँ थी? एट अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। तो उस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल क्या था? यू इनिशियल क्या था? माइनस जी कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ द बॉडी अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी मैंने कहा स्मॉल एम और इसकी रेडियस आर और कैपिटल एम इसका मास। ठीक है, तो ये थी इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी थी ये, इसी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये क्या था, ये पार्टिकल जो था वो अर्थ से जुड़ा हुआ था। ठीक है, फाइनली क्या हुआ कि हमने भाई फाइनली हमने उसे कहाँ भेज दिया है? एट इन्फिनिटी। और एट इन्फिनिटी हम क्या मानते हैं? पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं। ठीक है, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको कि यू इनिशियल से मैं यू फाइनल वाली कंडीशन पे पहुंचा दूं? तो ऑब्वियसली मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी गिवन, एनर्जी गिवन, एनर्जी गिवन कितनी होनी चाहिए? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस मतलब जीरो माइनस माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, यानी कि ये एनर्जी गिवन, यही चीज क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी। तो यही बाइंडिंग एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? अब मेरी बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव में रहेगी क्या? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है कि हम इसको देते हैं, बॉडी को या फिर पार्टिकल को देते हैं, तो इसीलिए ये हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो ध्यान रखनी है कि बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमेशा तुम ध्यान रखना कि इस चैप्टर में कौन सी चीजें हैं जिनके हम आगे हम माइनस लगाते हैं, किसके आगे प्लस लगाते हैं। जैसे कि पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये सब माइनस में है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बाइंडिंग एनर्जी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये एक्सटर्नली हम किसी बॉडी को दे रहे हैं, इतनी एनर्जी अगर हमने दे दी तो फिर वो आउट ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड चली जाएगी। ठीक है, ओके, तो हमने इसको बाइंडिंग एनर्जी हमने दे दी। ठीक है, तो ये मेरा बाइंडिंग एनर्जी का एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब लेकिन अगर मैं कहूं कि बाइंडिंग एनर्जी का और फॉर्मूला और क्या लिख सकते हैं हम, तो एक काम करते हैं, इस बात को यहां लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसको स्मॉल जी के टर्म्स में लिखना चाहूं, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी, इन टर्म्स ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में हम बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? अब तुम जानते हो कि जी इक्वल्स टू क्या होता है? कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं यहां से ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, कैपिटल जी एम इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर, ऐसा करके भी तो लिख सकती हूँ। तो जहां जी एम लिखा हुआ है उसको हम रिप्लेस कर देंगे इसी से। तो जी एम अपॉन आर इज इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर स्मॉल एम अपॉन आर। तो इससे फाइनली मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाता है? एम जी आर। ठीक है, तो एम जी आर, इतनी अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी मुझे क्या होगा? देनी पड़ेगी, तब जाके वो बॉडी एस्केप मतलब वहां से निकल जाएगी, आउट ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ द अर्थ चली जाएगी, इंफिनिटी पे चली जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, अब हम बात करेंगे कि ये तो भाई हमारी एनर्जी की बात हो गई। अब मैं बात कर रही हूँ कि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। तो एक बात बताओ, बाइंडिंग एनर्जी में भी हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास कोई पार्टिकल था जो कि अर्थ की सरफेस पे रखा था, हमने उसको एनर्जी दी और फिर वो भाग गई बॉडी। ठीक है, इन्फिनिटी में चली गई। ठीक है, बिल्कुल यूनिवर्स से भाग गई, बिल्कुल छोड़ के। अब क्या हो रहा है कि एस्केप वेलोसिटी क्या है? एस्केप वेलोसिटी का मतलब है मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, जो कि, अब एक बात बताओ, तुम जो बॉडी अर्थ की सरफेस पे रखी है, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे हमारे पास ये अर्थ की सरफेस है और इसके ऊपर जो भी ये बॉडी रखी हुई है, जो भी ये बॉडी रखी हुई है, इस बॉडी के साथ क्या हो रहा है? अब जब तुम इसको एनर्जी दोगे, एनर्जी दोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको एनर्जी तुम दोगे तो इसके पास वेलोसिटी आएगी, ये मूव करेगी। ठीक है, अब इसको अगर यहाँ से भागना है और इन्फिनिटी तक जाना है तो ऑब्वियसली इसके पास वेलोसिटी नहीं आएगी। तो वही वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी क्या है? एस्केप वेलोसिटी, यानी कि मिनिमम वेलोसिटी किसकी? इस बॉडी की, जिससे विद विच अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, जिससे इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए फ्रॉम द अर्थ सरफेस, सो दैट ये एस्केप कर जाए अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से। तो ये भी तो टर्म कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो मतलब
हम कह सकते हैं कि ये कोई भी अलग नई चीज नहीं है, वही चीज है। जैसे मैंने कहा कि अब अगर मैं इसको एनर्जी इसको दूंगी, मैंने इसको एनर्जी दे दी, ठीक है, इसको एनर्जी दे दी तो फिर भाई ये भागेगी, ये वी वेलोसिटी से फिर यहाँ से भागेगी और भागते 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 अप टू इन्फिनिटी पहुंच गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मैंने वेलोसिटी दी है दिस इज वी एस्केप, वी एनर्जी है ना, तो वी इंटू ई, मतलब ई लिख दिया है शॉर्ट में नीचे, तो मतलब एस्केप वेलोसिटी हो गया। तो इसका मतलब जो तुमने एनर्जी दी थी जिससे भाग रही थी बॉडी अप टू इन्फिनिटी, वो क्या थी, यही तो एनर्जी थी, जी एम एम अपॉन आर, यही तो थी, ठीक है। तो यही चीज ये मैंने जी एम एम इनके टर्म्स में लिखी थी, यही इसको अगर जब मैं ये इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको दे दूंगी तो इसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो मैं क्या किया, एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो दिस अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ गई और इस काइनेटिक एनर्जी से ये भागेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कौन सी वेलोसिटी किया, तब जब ये भागेगी तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी और वही वेलोसिटी क्या है, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम m से m कैंसिल कर देंगे, तो v एस्केप इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2g कैपिटल M अपॉन r, ठीक है। क्या आ गया, 2g कैपिटल M अपॉन r। अगेन हम इसको उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्मॉल g के फॉर्म में क्या लिख लेंगे, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2g m की जगह पे क्या लिख देंगे, स्मॉल g r स्क्वायर बाई r, यानी कि अंडर रूट 2g r, ठीक है। अंडर रूट 2g r ऐसे करके लिख देते हैं, बड़ा अंडर रूट बन गया, ऐसे अंडर रूट 2g r, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी का मैं यहाँ पे इसी तरह से यहीं पे लिख देती हूँ फॉर्मूला, अंडर रूट 2g r, दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ जी, के टर्म्स में हमारी एस्केप वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब तुम देखो कि मैंने ये जो फॉर्मूला लिख दिया है कि वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2g r, अगर इस फॉर्मूले में मैं अर्थ के लिए बात करूं कि फॉर अर्थ अगर अर्थ के लिए बात करूं और g की वैल्यू में रख दूं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और रेडियस रख दूं 6400 किलोमीटर, ठीक है। मतलब ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया और रेडियस ऑफ द प्लैनेट g, ठीक है। अब देखो ये सब बातें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही अर्थ के लिए, ये सब बातें किसी भी प्लैनेट के लिए लगेंगी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी किसी भी प्लैनेट के लिए, जिस भी प्लैनेट का होगा तो उस प्लैनेट का ये मास होगा, उस प्लैनेट की ये रेडियस होगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी ये प्लैनेट, उस जिस प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं उसी प्लैनेट की मास और रेडियस होगी, उसी प्लैनेट की ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। लेकिन मैं अभी बात कर रही हूँ कि अर्थ के केस में मैंने जी की वैल्यू और आर की वैल्यू रख दी है, अर्थ की जो है अर्थ के लिए, तो उसके लिए फिर एस्केप वेलोसिटी एट द अर्थ सरफेस, तो ये क्या है, ये एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ सरफेस, ठीक है, एट अर्थ सरफेस। एट अर्थ सरफेस क्या हो जाती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको ध्यान रखना है कि अर्थ की सरफेस पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। कब आ रही है, जब जी की वैल्यू ये पुट कर दी है, आर की वैल्यू इसमें पुट कर दी है, तो जब सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। ठीक है, तो इतनी बातें तो हमारी हो गई। तो अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड जो कि मैंने पहले से लिख के रखे हैं, ठीक है। तो अब मैं इनको समझाती हूँ, तुम समझ लो, ठीक है, क्योंकि अगर मैं लिखूंगी तो टाइम भी ज्यादा जाएगा, है ना, तो मैंने इसलिए पहले से लिखा है। तो सुनो, अब समझो। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब क्या है भाई, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब हमारा ये होता है कि जैसे हमने ये बना ली अपनी अर्थ, अब अर्थ के ऊपर तुम चाहे ये जो पार्टिकल था ऐसे करके, अगर तुमने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया तब भी यही वी एस्केप सेम ही रहेगा, ठीक है। और यही मैंने कहा कि तुमने ये अर्थ की सरफेस पर ये जो हमारा पार्टिकल रखा है, इस पार्टिकल को तुमने इस तरह से प्रोजेक्ट किया वी एस्केप, तो मतलब देख रहे हो तुम कि हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल थीटा बनाते हो। तब भी ऐसे दोनों केसेस में कि अर्थ के साथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहे कुछ भी हो तो डज नॉट डिपेंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला कहता है कि इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ये मेरी अर्थ है,
ठीक है, और अर्थ है तो फिर हमने क्या किया भाई, इसकी ये एक्सिस बनाई, और एक्सिस मान लो कि ये अर्थ वो ऐसे करके रोटेट कर रही है, ठीक है, अर्थ जो है ऐसे करके रोटेट कर रही है, तो मतलब अर्थ की रोटेशन कैसी बना दी है मैंने, ऐसे करके ये यूं रोटेट कर रही है। तो अगर जिस डायरेक्शन में ऐसे करके रोटेट कर रही है, अगर ऐसे करके रोटेट कर रही है, तो इसी डायरेक्शन में ही अगर तुम प्रोजेक्ट कर देते हो, तो क्या होता है कि अगर अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन में ही प्रोजेक्ट कर देते हैं तो इजी हो जाता है कि एस्केप वेलोसिटी को अटेन करना, ठीक है, बस इतनी बात है। लेकिन ऐसा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन बस ये है कि इजी हो जाएगा एस्केप वेलोसिटी को अटेन करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट, ठीक है। अभी तुमने देखा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ रहा था, एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले पे चलो जल्दी से देख के आते हैं, क्या आ रहा था, √2gm/r, √2gm/r, ठीक है, √2gm/r, तो √2gm/r इस पे डिपेंड कर रही है। तो तुम्हें दिख रहा है कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो मास ऑफ द प्लेनेट के अंडर रूट, और एस्केप वेलोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द प्लेनेट। इसीलिए क्या होता है कि ये मास और रेडियस पे डिपेंड करती है, इसीलिए डिफरेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए। मतलब अगर मरकरी की बात करोगे तो अलग होगी, जुपिटर की बात करोगे तो अलग होगी, अलग अलग प्लैनेट्स के लिए अलग अलग होती है, ठीक है, मून के लिए अलग होगी, ठीक है। एनी प्लैनेट विल हैव इट्स एटमॉस्फेयर ओनली व्हेन, देखो एक बात, तो अभी मैंने तुम्हें बिगनिंग में ही कहा था कि हमारी अर्थ के ऊपर भी एटमॉस्फेयर है ना, हमारी अर्थ जो है उसके चारों तरफ क्या है, गैसेस गैसेस, बहुत सारी गैसेस है, वही तो हम सांस ले पा रहे हैं। तो वो क्या है, गैसेस का जो वो पूरा एनवेलप है, हमारी अर्थ के चारों तरफ गैसेस का जो पूरा एनवेलप है ना, कवर है, वही क्या है हमारा एटमॉस्फेयर। तो किसी भी प्लेनेट के पास एटमॉस्फेयर जब ही होगा जब जो गैसेस है ना, गैसेस के पास क्या होता है, VRMS होती है, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो ये KTG वाला जो चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें पढ़ते हैं। तो बस अभी इतना समझ लो कि जो भी हमारी गैसेस होती हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ना वो भी एक स्पीड से मूव करते रहते हैं, उनकी स्पीड जो होती है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये समझ लो कि जो वेलोसिटी है गैसेस के मॉलिक्यूल्स की, वो कम होनी चाहिए किससे, एस्केप वेलोसिटी से। क्या होनी चाहिए, तो जो VRMS है ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए एस्केप वेलोसिटी से, ठीक है। क्योंकि अगर एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो गई इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हर वक्त भागते रहते हैं, ठीक है। अगर इनके भागने की जो वेलोसिटी है वो इस एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो गई, तो ये सारी गैस तो भाग जाएंगी, हमारे अर्थ पे कुछ रहेगा ही नहीं, और जब अर्थ पे रहेगा नहीं तो फिर हम सांस कैसे लेंगे। अगर वो नहीं भाग रही है, इसका मतलब क्या है कि उनके RMS वेलोसिटी जो है वो हमारी अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से कम है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम मून की बात करते हैं, तो मून के ऊपर इसीलिए कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, क्यों, एक बात देखो, एस्केप वेलोसिटी जो है वो एस्केप वेलोसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास कम होगा तो एस्केप वेलोसिटी कम हो जाएगी। सेम बात है कि अर्थ, मून जो है, मून का मास अर्थ के कंपैरिजन में तो काफी कम है, तो मून का मास कम है, तो इसीलिए मून के लिए क्या है, एस्केप वेलोसिटी भी कम है। तो जब एस्केप वेलोसिटी कम है तो लगभग इतनी कम है कि वो क्या होता है कि VRMS जो है ना मॉलिक्यूल्स की, तो उतनी कवर अप हो जाती है, इसलिए मॉलिक्यूल्स वहां से उड़ जाते हैं, वहां पे रहते ही नहीं है, रह ही नहीं पाते। जुपिटर, जुपिटर के केस में क्या है, जुपिटर जो है तुम जानते हो, जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो जब ये इतना बड़ा प्लैनेट है तो फिर भाई जुपिटर के केस में क्या है, इसका मास क्या है, मास लार्ज है, ठीक है, इसका मास जो है वो लार्ज मास है, तो लार्ज मास है तो वी एस्केप भी लार्ज होगा, और वी एस्केप जब ज्यादा है, जैसे कि ये समझ लो कि अगर कहीं मूवी देखने जाने की टिकट, ठीक है, अगर मूवी देखने जाने की किसी बढ़िया से हॉल में मूवी देखने जाने की टिकट 50 रुपए हो, तो जिसके तो फिर आसानी से कोई भी चला जाएगा, है ना। यही अगर 5,000 रुपए टिकट हो, तो क्या हम आसानी से जा पाएंगे, मैं तो जा ही नहीं पाऊंगी भाई, मेरे पास, मैं क्यों जाऊंगी 5,000 रुपए खर्च करके एक मूवी देखने, है ना। तो क्या होता है कि वही चीज है ना, किसी भी चीज की रेट अगर महंगी होती है तो वहां पर वही जा पाता है जो उतने रुपए अफोर्ड कर पाए, जिसके पास उतने रुपए हों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मून के केस में क्या है कि भाई मून पे तो बिल्कुल 50 रुपए में ही काम हो जाता है, तो मून पे से क्या होता है कि सब भाग जाते हैं,
मून पे मतलब ये है कि मून की जो लिमिट है, मून पे जो एस्केप वेलोसिटी की जो लिमिट है वो क्या है, कम है। तो इसलिए जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है उनके पास इतनी वेलोसिटी हो जाती है तो आराम से वो भाग जाते हैं। ठीक है, अर्थ से भागने के लिए कितनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर एक सेकंड में तुम 11.2 किलोमीटर चल लिए, अगर इतनी स्पीड से भाग रहे हो तो तुम अर्थ से भाग जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल यूनिवर्स पहुंच जाओगे तुम। ठीक है, और अब क्या होता है, जुपिटर तो और महंगा समझ लो भाई, यहाँ पे तो और ही ज्यादा महंगी हिसाब किताब है। ठीक है, समझ गए होगे आप तो तुम। फिर उसके बाद देखते हैं कि इफ एस्केप वेलोसिटी बिकम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। अगर एस्केप वेलोसिटी जो है किसी भी प्लेनेट के लिए, ठीक है, प्लेनेट, अगर कोई भी प्लेनेट है, ठीक है, अगर कोई प्लेनेट है उसके ऊपर जो उसकी एस्केप वेलोसिटी है, मतलब प्लेनेट से भागने की वेलोसिटी, ऐसा समझ, प्लेनेट से भागने की जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाए, स्पीड ऑफ लाइट। मतलब तुम जब भी भाग सकते हो जब तुम्हारी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर तुम्हारी स्पीड इतनी हो गई तो तुम भाग जाओगे, इसका मतलब तुम्हें इतनी स्पीड चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर एस्केप वेलोसिटी किसी प्लेनेट की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है या फिर स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा होती है तो इसका मतलब है एटलीस्ट स्पीड लाइट भी वहां से भाग नहीं पाएगी। और अगर लाइट भी वहां से नहीं भाग पाएगी तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लैक होल। क्या बोलेंगे वो, ब्लैक होल। फिर वो बन जाएगा ब्लैक होल। तो यानी कि क्या है कि अगर अगर हमारी जो एस्केप वेलोसिटी है किसी भी प्लेनेट के लिए, फॉर एनी प्लेनेट, अगर एस्केप वेलोसिटी मोर देन इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि हमारी लाइट तक वहां से एस्केप नहीं कर पाएगी, मतलब लाइट भी भाग नहीं पाएगी, और जहां से लाइट भी नहीं निकल पाती। अब तुम सोचो जैसे मैं हूं, मेरी टी शर्ट का कलर ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि सारी लाइट्स मेरे ऊपर गिर रही है और ब्लू कलर यहाँ से एस्केप कर रहा है, ब्लू कलर यहाँ से भाग रहा है, जो तुम्हारी आंखों में गिर रहा है तो तुम्हें ब्लू दिखाई दे रहा है। मेरे बालों का कलर ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारी लाइट सारी आती है और सारी ही लाइट मतलब यहाँ पे आती है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, लाइट जा रही है, मतलब कोई भी चीज काली क्यों दिखाई देती है, क्योंकि जब उस पर सारी लाइट्स गिरे और कोई भी लाइट रे वहां से वापस ना जाए, सारी वो एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर, तो फिर वो ब्लैक दिखाई देता है। तो जब यहाँ से कोई भी प्लेनेट होगा उसके ऊपर एस्केप वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा हो जाएगी, तो लाइट भी नहीं भाग पाएगी, किसी भी कलर की लाइट नहीं जा पाएगी, और जब लाइट बाहर ही नहीं जा पाएगी तो फिर वो कैसे दिखाई देगी, ब्लैक, ब्लैक होल बन जाएगा। और अगर ऐसा अर्थ हो जाए, फॉर दिस, अगर अर्थ ब्लैक होल बन जाए तो अर्थ को कितना छोटा होना पड़ेगा, ग्रेप के साइज के बराबर, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी बढ़ानी है तो रेडियस कम करनी पड़ेगी, तभी तो एस्केप वेलोसिटी बढ़ेगी। तो अर्थ को अगर तुम्हें ब्लैक होल बनाना है तो अर्थ को पिचकाना पड़ेगा, इतना पिचकाना पड़ेगा, इतना पिचकाना पड़ेगा कि एक छोटा सा अंगूर बन जाए, एक छोटा सा ग्रेप बन जाए, तो फिर अर्थ से कोई भी बाहर नहीं भाग पाएगा कभी भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो द रेशियो ऑफ मासेस एंड द रेडियाई ऑफ टू प्लैनेट्स, ये मासेस का रेशियो है, ये रेडियाई का रेशियो है। तो मतलब मैंने कहा कि m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू क्या है, 4/6, और r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू क्या है, 8/18। ठीक है, ये दे रखा है। फिर कह रहा है रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट इट्स सरफेस, एस्केप वेलोसिटी का रेशियो निकालो। तो हम जानते हैं एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m अपॉन r। ठीक है, तो ve1 अपॉन ve2 इज इक्वल टू अंडर रूट 4/6 और ये 8/16। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं अंडर रूट से बाहर निकाल लूं तो देखो ऊपर से 2 बाहर आ जाएगा, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 8 का 8 से, ये देखो 6 8 जा 48 होते हैं। इसको थोड़ा सा और ओपन करते हैं, मतलब ये अंडर रूट में क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही चीज तो है ना, मतलब ये मैंने 8 को लिख लिया है, ये ऐसे 6 को लिख लिया है। ठीक है, तो इतना पोर्शन बाहर आ जाएगा और ये यानी कि 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 3। तो 2 इंटू 4/4 इंटू अंडर रूट 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2/√3। ठीक है,
एक मिनट, मैंने जी 16 रख दिया, मुझे 18 रखना चाहिए था, क्वेश्चन में 18 दिया है ना, तो यहाँ 18 दोबारा से करते हैं इसको, यहाँ पे 18 हो गया, ठीक है। अब पहले यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 से इसको काटेंगे 2 बार, और 2 से ये कट गया 9 बार, तो अभी क्या रह गया 9/6, ठीक है, यानी कि √3/2, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। तो रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो विल बी √3/2, दिस इज द रेशियो, ठीक है। तो ज्यादातर इस पे क्या है कॉन्सेप्ट, इस वाले कॉन्सेप्ट से ना रेशियो वेशियो टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ऐसे ही एक टर्म आता है एस्केप एनर्जी, तुम्हें कई बार देखने को मिलेगा, क्या आता है एक टर्म, एस्केप एनर्जी। तो एस्केप एनर्जी कुछ नहीं है, क्या है एस्केप एनर्जी, इट इज द एनर्जी विद विच बॉडी इज प्रोजेक्टेड, या बॉडी इज द एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बॉडी को दी गई है जिससे वो एस्केप कर जाती है, ठीक है। तो द एनर्जी ऑफ द बॉडी by which it escapes from Earth's gravitational field, from Earth's gravitational field। तो इसका मतलब ये तो बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी के ही इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, वही चीज है, हाफ mv² ऑब्वियसली एस्केप वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी आ रही है दैट इज एस्केप एनर्जी, ठीक है, और यही किसके बराबर होगी, gm/m/r के बराबर होगी, ठीक है। तो कुछ भी अलग सा नहीं है, तो यही चीज क्या है, एस्केप एनर्जी, एस्केप एनर्जी। तो जहां जरूरत पड़े तो इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, तो बस नाम पता होना चाहिए था, देखो कुछ भी अलग तो था नहीं इसमें, है ना। अच्छा देखो, अभी क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी अ स्फीयर, अर्थ को स्फीयर मानते हैं जिसका रेडियस है r, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म अरेंज किया गया है एट अ हाइट r, कहां पे, हाइट r पे, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस से h हाइट, जो h हाइट, h की वैल्यू क्या है r, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म से एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, ये, ठीक है, where v is the escape velocity from the surface of the earth, find the value of f। तो अब देखो क्वेश्चन समझो, पहले मैंने कहा कि ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारी क्या है, अर्थ। तो अर्थ से इतनी ही r डिस्टेंस ऊपर हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है, अर्थ की रेडियस है हमारी r, तो अर्थ से r डिस्टेंस ऊपर ही हमने क्या है, एक प्लेटफॉर्म बनाया। तो यहां से जब बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो यहां से उसके लिए एस्केप वेलोसिटी मैंने कहा v डैश है, जो कि v डैश क्या है, एफ वी, और वी क्या है, यहां इस अर्थ की सरफेस से जो एस्केप वेलोसिटी, और अर्थ की सरफेस से एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मुझे v डैश निकालना, तो v डैश कैसे निकालूंगी, v डैश में वैसे ही निकालूंगी जैसे मैंने वी निकाला था, वी डैश में जब ही तो निकाल पाऊंगी जैसे मैंने वी निकाला था। तो वी हमने कैसे निकाला था, तो वी निकालने का क्या मतलब रहा था, हमारा वी जो था दैट इज, हमने क्या मान के निकाला था, हमने ये माना था कि जब हमारी कोई भी बॉडी अर्थ की सरफेस पे रखी होती है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या होती है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। इस चीज को मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं, मतलब जब अर्थ पे, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं वर्ड यूज करेंगे, अर्थ की सरफेस से बाइंडिंग एनर्जी जो हमने बताई थी, ठीक है। तो उस से ऐसे समझ लो, देखो सिंपल लैंग्वेज बताऊं, जब अर्थ की सरफेस पे बॉडी रखी हुई थी तो फिर उसके हिसाब से उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या निकाली, -g(m)/r, ठीक है। इसी पोटेंशियल एनर्जी को हमने जब, इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी हमें देनी थी, तो इतने ही अमाउंट में हमने जब एनर्जी पॉजिटिव में दे देंगे तो फिर वही क्या थी, बाइंडिंग एनर्जी। तो मैंने इसको इतने को ही मैंने बाइंडिंग एनर्जी लिख दिया, यानी कि ये समझ लो कि जब ये बॉडी यहाँ रखी थी और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी तो वो तो नेगेटिव में आएगी ना, तो हमने उसका नेगेटिव साइन हटा दिया है और दिस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी जो हमने बाइंडिंग एनर्जी दे रहे थे, इसको हमने हाफ एम
v स्क्वायर किया तो ये वी स्क्वायर ऐसे करके आया, तो हमने कहा कि भाई वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2g कैपिटल M अपॉन r। ठीक है, ये हो गया था। ठीक है, तो या फिर इतना कॉम्प्लिकेट भी नहीं करना, इतना समझ लो सीधी बात, यहां से सब हटा देती हूँ कि वीई का फॉर्मूला क्या था, ये। ठीक है, तो अब जब वीई डैश है, वीई डैश की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2gm अपॉन, ऑब्वियसली ये पूरी डिस्टेंस लेंगे, यहां से लेंगे डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा 2r, तो दिस विल बी अंडर रूट gm अपॉन r। इतना समझ लो। ठीक है, तो जब ये चीज अंडर रूट gm अपॉन r, ये चीज क्या है, एफ वीई। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, एफ वीई, तो अंडर रूट gm अपॉन r इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2gm अपॉन r। ठीक है, तो यही तो है, तो आप इसको देख लो, सॉल्व कर लो। तो इस तरह से f की वैल्यू क्या आ जाती है, एक मिनट, ये मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे gm लिखना चाहिए था। ठीक है, सही है, ये वाला पोर्शन ये है और ये है। ठीक है, क्योंकि ये वीई डैश है ना, वीई डैश, और ये मेरा वीई है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 विल बी द वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछी है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, मतलब ऐसे करके नाम लिख दिया मैंने इसका। तो दरअसल क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछता है कि जैसे कि अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से हमारा कोई ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हमने v वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो ये जो प्लेनेट सपोज r रेडियस का है, तो हमने इसको v वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो बताओ ये मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो एक बात बताओ, मैक्सिमम हमने v वेलोसिटी से फेंका, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी है इसके पास। ठीक है, तो ये कितनी हाइट अटेन करेगा, तो देखो जब ये यहाँ पे था तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी, फिर यहाँ पे ये सपोज कुछ हाइट पर चला गया, ये यहां से कुछ हाइट पर चला गया। ठीक है, लेट्स से कि ये हाइट हो गई। ठीक है, इस हाइट पर चला गया, तो हम क्या कहेंगे कि भाई यहां से लेके यहां तक गया है, तो ऑब्वियसली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। और जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था पिछली क्लास में, mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r। ठीक है, तो यही फॉर्मूला याद रखना, मैं इसमें से ऐसे नहीं कर रही तुम्हें कि मैं अगर यहाँ से h निकालूं और फिर मैं उस h की सेपरेट करके वैल्यू निकलवा दूं, वो नहीं करना चाहती मैं। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। इस चीज को ऐसे ही याद रखो, ये ध्यान रखो किस किस को इक्वल किया है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ से एच और इसको एच सॉल्व करूं और फिर एक कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला लिखूं, उससे अच्छा तो ये है कि ऐसे ही लिख लो, जो चीजें इधर रखनी हो उधर रख लेना और फिर काटते पीटते रहना। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा तो फिर इसी तरह से हम क्वेश्चन कर लेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की, वो यानी कि पार्टिकल की, उसको हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रख दिया है, क्योंकि वो यहाँ से जब वहां पे जाएगी तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो चलो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि विद व्हाट वेलोसिटी मस्ट अ बॉडी बी थ्रोन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है, सो दैट इट मे रीच अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 4 RE अबव द अर्थ सरफेस। और RE क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो सिंपल समझ में आ गया क्या चीज है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर को अपना mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r के बराबर कर देंगे। मतलब कितनी वेलोसिटी से बॉडी को फेंका जाए अर्थ की सरफेस से, ताकि वो मैक्सिमम हाइट जो है 4r के बराबर अचीव कर ले। तो ये वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, जी एच की जगह रखेंगे 4r अपॉन 1 प्लस 4r बाई r। तो ये क्या हो जाएगा, 4gr ऊपर है और नीचे 5। ठीक है, क्या r से r कट गया, 1 प्लस 4 5 हो गया। ठीक, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 8gr बाई 5, या फिर हम बस इतने लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट 8/5gr। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन है, अगर इतने ही आंसर हो तो इतना ही लगा दो, नहीं तो g की और r की वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। ठीक है, तो फिर तो मल्टीप्लिकेशन करना है बस। ठीक है,
देखो इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्या कह रहा है मेरा ये क्वेश्चन कि एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है ऊपर की तरफ विद द वेलोसिटी 3 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी। देख रहे हो, 3 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट एस्केप्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। मतलब जब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाएगी तब क्या होगी, ऐसे समझ लो कि मैंने कहा कि ये हमारी अर्थ है, छोटी सी बनाई है मैंने, फिर उसके बाद मान लेते हैं कि यहां तक इसका ग्रेविटेशनल पुल है। ठीक है, तो अगर हमने यहां पर इसको 3 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी बॉडी दे 3 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी इसे दे दी, तो ये जब ये एस्केप करके जाएगी और फिर यहां से जब बाहर निकलेगी तो इस वक्त इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, ये पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि बॉडी को अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से एस्केप करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, एस्केप एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो बॉडी या पार्टिकल नीड एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशन फील्ड इक्वल टू कितनी, एस्केप एनर्जी के बराबर, एस्केप एनर्जी के बराबर। और कितनी होती है एस्केप एनर्जी, एस्केप एनर्जी कितनी होती है, यस 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। लेकिन हमने दी कितनी है इसे, हम एनर्जी गिवन कितनी है, एनर्जी गिवन कितनी है 1/2 एम, वेलोसिटी कितनी है 3 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड एस्केप वेलोसिटी तो है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है 9 टाइम्स ऑफ 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, जिसमें से इतने में से इतना पार्ट तो ग्रेविटेशन पुल में से बाहर निकलने में ही लग जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे। तो यानी कि अब मैं देखूं तो ये जो था मेरे पास 9 इंटू 1/2 एम वी स्क्वायर में से 1/2 एम वी स्क्वायर तो किस में लग जाएगा, ये तो ग्रेविटेशन पुल में से बाहर निकलने के लिए, तो फिर कितना रह गया 8 इंटू 1/2 एम वी स्क्वायर। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी नियर द बॉडी विल हैव दिस, बॉडी विल, क्या लिख रही हूँ इंग्लिश। ठीक है, अरे इसका पॉइंट बाहर आ गया, बॉडी विल हैव this amount of energy when it is leaving the earth's gravitation pull। ठीक है, earth's gravitation pull। तो तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो कि हम एनर्जी के बेसिस पे करते हैं ना कि वेलोसिटीज के बेसिस पे सॉल्व। ठीक है, तो फिर वेलोसिटी कितनी होगी, टू फाइंड आउट द वेलोसिटी हम क्या करेंगे 8/2 एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ, ये यही तो वेलोसिटी है, एम से एम कट गया, 2 से 2 कट गया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 वी स्क्वायर, तो वी इज इक्वल टू √8 वी, यानी कि √8 इंटू 11.2 मीटर पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर क्या लगाएंगे हम, √8 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ओके। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से हम क्या समझते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ऐसी बॉडी होगी जो ऑर्बिट में घूम रही होगी। तो ऐसी कौन सी बॉडी है जो ऑर्बिट में घूमती है, तुम्हें पता है जैसे सन होता है ना, सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं। ठीक है, सन के चारों तरफ कौन घूमते हैं, प्लैनेट घूमते हैं। उसी तरह से प्लैनेट्स के चारों तरफ भी सैटेलाइट्स घूमते हैं, क्या घूमते हैं, सैटेलाइट्स घूमते हैं। तो इसका चलो फिगर ही बना देती हूँ, जैसे कि हमारे पास ये सन है। ठीक है, सन, तो सन के चारों तरफ
हमने भाई मान लिया कि हमारा प्लेनेट घूम रहा है, ये प्लेनेट घूम रहा है, ठीक है, क्या प्लेनेट। तो उसी तरह से प्लेनेट के चारों तरफ भी कौन घूमते हैं, सैटेलाइट्स घूमते हैं, ठीक है, क्या सैटेलाइट्स, ये सैटेलाइट्स प्लेनेट का चक्कर लगाते हैं। अब ये जो सैटेलाइट्स हैं दो तरीके के हो सकते हैं, क्या, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल। नेचुरल में कौन कौन आते हैं, नेचुरल में अर्थ का सैटेलाइट जो है, नेचुरल का, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट जो है वो मून है, किसका, मून, किसका, ऑफ अर्थ। ऐसे ही अदर अदर प्लैनेट्स के भी होते हैं। और ये आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, जो ह्यूमन द्वारा लगाए हुए होते हैं, जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसका मतलब ये होता है कि जिनका टाइम पीरियड जो है वो अर्थ के रोटेशन के बराबर ही होता है। और भी अदर भी होते हैं, अदर भी, ठीक है, अदर, ठीक है। तो अब ये इसी को समझते हैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से, कैसे, कि भाई हमने कहा कि हमारे पास ये हमारा प्लेनेट था, प्लेनेट के मैंने कहा ये मेरा प्लेनेट है, थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, ये प्लेनेट है और इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट है, उसमें हमारा एक ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। तो अब तुम देखो एक बात कि यहां से यहां तक ये ऑब्वियसली मेरे प्लेनेट की रेडियस हो गई, प्लेनेट की रेडियस हो गई, और यहां से यहां तक ये कुछ हाइट पर ही तो रिवॉल्व करेगा, अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पर। तो यहां से लेके यहां तक ये इसकी इसकी जो सैटेलाइट की जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस कितनी हुई, ये स्मॉल आर, ठीक है। तो हम भाई क्या कह रहे हैं कि भाई ये अर्थ यानी कि हमारा जो प्लेनेट और इस सैटेलाइट के बीच में क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये किसके बराबर होगा, जो इस मास वेलोसिटी mv² अपॉन आर के, ठीक है। ये इस ऐसे समझ लो, इसे अब यहाँ पे नहीं डिनोट कर रहे, ये जो सैटेलाइट होगा वो v वेलोसिटी से चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि भाई जो सैटेलाइट है उसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो mv² अपॉन आर, आर ये डिस्टेंस, v इसकी वेलोसिटी और इस सैटेलाइट का मास स्मॉल है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है, कितना लग रहा है, g कैपिटल M, इसका मास है कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जिस वेलोसिटी से घूम रहा है उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यही क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहां से हम v ऑर्बिटल निकालते हैं, देखो v m से m कट जाएगा, ठीक है, तो अंडर रूट g कैपिटल M अपॉन r, ये मेरे पास आ जाता है g कैपिटल M अपॉन r, क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो g कैपिटल M अपॉन r में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये किस पे डिपेंड करती है, ऑर्बिट मतलब अर्थ की सरफेस से हाइट कितनी दूर है, तो हाइट पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर हाइट ज्यादा होगी, हाइट ज्यादा होगी मतलब सैटेलाइट दूर होगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। अगर हाइट ज्यादा होगी, इफ h इज मोर, यानी कि इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सैटेलाइट फार टू अर्थ, ठीक है, अर्थ से दूर है, देन ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी लेस, ठीक है। और अगर यही उल्टा कर दें कि भाई हमारा इफ सैटेलाइट इज नियर, सैटेलाइट इज नियर टू अर्थ, अर्थ के जितना पास होगा, तो देन v ऑर्बिटल विल बी मोर, विल बी मोर, ठीक है। तो इतनी बात हमने समझ ली है। तो मैं इतनी बात समझ गई कि मेरी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है v ऑर्बिटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट r, या फिर मैं कह दूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट r प्लस h, या फिर हम कह सकते हैं
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच, ठीक है ना, इस पे डिपेंड करती है। तो यानी कि अगर हाइट बढ़ेगी, एग्जैक्टली मुझे ये टर्म नहीं लिखना चाहिए क्योंकि वो प्लस में आ रहा है, तो यानी कि आर बढ़ेगा मतलब दूरी बढ़ेगी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात हमने समझ ली। अच्छा, अगर इफ जो सैटेलाइट है वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, क्लोज टू अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज है, तो क्या होगा, H प्लस आर विल बी इक्वल्स टू आर के बराबर ही रहेगा। क्यों? H इज वेरी 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 लेस देन आर होगा, तो हम H को हटा देंगे और सिंपल यही लिख देंगे। तो V ऑर्बिटल का जो हमने फॉर्मूला लिखा था क्या, GM अपॉन H प्लस आर, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, GM अपॉन आर। अब इसी GM को हम रिप्लेस करेंगे स्मॉल g वाली वैल्यू से, तो अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन आर, तो यानी कि मुझे क्या मिल गया, अंडर रूट जी आर। तो अंडर रूट जी आर इज द वेलोसिटी। तो अगर कोई भी सैटेलाइट बहुत पास है अर्थ के केस में, तो अर्थ के केस में अगर मैं लिखूं जी की वैल्यू 9.8 लगा दूं, ठीक है, और आर की वैल्यू अपन क्या लगा दें, 6400 किलोमीटर, तो हमें क्या मिलेगी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूले से हम देखेंगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी मुझे मिल जाएगी 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो समझ में आ गया, 8 किलोमीटर पर सेकेंड हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक सैटेलाइट है, वो सर्कल कर रहा है अर्थ के चारों तरफ एट द डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, ठीक है। डिटरमाइन द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी बतानी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो। अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, ठीक है। तो जी एम को हम रिप्लेस कर सकते हैं कैसे, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच से, ठीक है। तो ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं हम। तो कैसे करेंगे, देखो कि सिंपल जी की वैल्यू लगा दो 9.8 इंटू आर स्क्वायर करना पड़ेगा 6400 इंटू 6400, किलोमीटर्स को चेंज करना पड़ेगा 10⁻³ का स्क्वायर यानी कि 6 अपॉन आर प्लस एच यानी कि देखो 6400 और इसमें 3400 को जोड़ दो 9800, ठीक है। तो 9800 इंटू 10⁻3। तो अब थोड़ा सा सॉल्विंग वॉल्विंग वाला काम है, 0 0 0 0, फिर इसके एक पॉइंट से एक जीरो चला गया 10⁻3, इसका मतलब इसको काट देंगे 10⁻3 रह जाएगा ये इतना, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि ये 98 और ये 98 कट गए, अब क्या बच रहा है, देखो तो सही कितना अच्छा सॉल्व हुआ है ये। V0 क्या मतलब V ऑर्बिटल क्या आ गया, अंडर रूट 64 बच रहा है, फिर एक और 64 है, फिर एक एक जीरो ये बच रहा है और 10⁻3 ये है, तो यानी कि 10⁻4। तो इसका मतलब हो गया 64 इंटू 10⁻2, यानी कि V ऑर्बिटल क्या आ गया, वो 6400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ 6.4 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सिंपल था क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा सा ओपन करके कर लिया करो, तो इससे क्या होता है, कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये ध्यान रखना, इस पे पीवाईक्यू आया है खूब, ठीक है, खूब पीवाईक्यू है। बस ये रिलेशन ही पूछते हैं, कुछ नहीं है, बस इन दोनों के बीच में क्या रिश्तेदारी है ये पूछते हैं। तो क्या रिश्तेदारी है, वी एस्केप का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 2gm अपॉन आर, यही तो है हमारी वी एस्केप की वैल्यू, ठीक है। और मैंने कहा कि वी ऑर्बिटल अंडर रूट जी एम अपॉन आर। अब तुम कहोगे आपने तो स्मॉल आर होता है, आर प्लस एच करते हैं, कैपिटल आर प्लस एच करते हैं, तो ये कब के केस में, जब और जो सैटेलाइट है वेरी नियर वाला जो केस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वी एस्केप इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ वी ऑर्बिटल। तो क्वेश्चन में अपने आप लिखा होगा कि जब सैटेलाइट बहुत पास है तब क्या होगी वी ऑर्बिटल और वी एस्केप का रिलेशन, ठीक है। देन हम आगे देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या, कि टाइम पीरियड ऑफ द
टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, तो सैटेलाइट का हमारा टाइम पीरियड क्या रहता है भाई? तो सैटेलाइट के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो देखो टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि जो भी सैटेलाइट है वो गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, अब फिगर बना देती हूँ मैं इसका। ये सैटेलाइट चारों तरफ ऐसे गोल घूम रहा है। ठीक है, तो इसकी ये हमारी रेडियस है, ये स्मॉल आर रेडियस बनाएंगे, है ना। ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट। ठीक है, तो ये घूम रहा है तो मैंने कहा कि कितनी इस ये पूरा सर्कुलर पाथ कवर करने में जो टाइम लगता है उसी को तो हम कहेंगे कि इसका टाइम पीरियड है। तो ये इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है? तो 2πr। कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? वी नॉट, सॉरी वीओ, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इस तरह से मैं वीओ अगर पुट करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? क्या लिखेंगे हम? अंडर रूट GM अपॉन R। ठीक है, क्या लिखेंगे? अंडर रूट GM अपॉन R। तो इसको मैं अगर ऊपर पहुंचाऊंगी तो फिर मेरे को क्या मिलेगा? देखो 2π अंडर रूट R³ अपॉन GM। ठीक है, R³ अपॉन GM। तो इस साइड स्क्वायरिंग अगर आप सब कुछ कर देंगे तो T² इज इक्वल टू क्या आएगा? 4π² अपॉन GM इज यहाँ पर R³। तो यहाँ से इसी से ये भी प्रूव हो रहा है कि T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। और ये ही हमारा क्या था? केपलर थर्ड लॉ। ठीक है, केपलर का थर्ड लॉ था। केपलर थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी यही कहता है हमारा। तो ये तो मैंने केपलर्स लॉ में भी तुम्हें अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिया था। तो जो केपलर लॉ वाली वीडियो उसमें इस पढ़ाया था और इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस भी कराए थे। ठीक है, तो तुम लोगों ने यहाँ तक आए हो तो डेफिनेटली वाली वीडियो तो देखी ही होगी, और नहीं देखी हो तो प्लीज उसे पहले देख लेना। तो वहां पे हमने इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टाइम पीरियड की बात। देन हम नेक्स्ट बात करते कुछ बातें किसके बारे में? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसे कहते हैं? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो बोलते हैं जिनका टाइम पीरियड जो होता है, दैट इज इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स होता है, मतलब जितनी देर में अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है उतना ही ये इनका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ये आर्टिफिशियली सैटेलाइट्स होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ही होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, मतलब जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उतना ही मैं तुम्हें यहाँ पे लिख रही हूँ, जितना तुम्हें पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए कि प्लेस्ड ऑन इक्वेटर, मतलब इक्वेटर से के ऊपर प्लेस किए जाते हैं, मतलब जहां अर्थ है अर्थ की इक्वेटर से ऊपर। ठीक है, तो सीन फ्रॉम, अगर हम इसे अर्थ की इक्वेटर से देखते हैं, सीन फ्रॉम अर्थ इक्वेटर these are seen स्टेशनरी। ठीक है, कैसे दिखाई देते हैं? स्टेशनरी दिखाई देते हैं। क्यों? एक तो इनका टाइम पीरियड ही वही रहता है, दूसरी बात क्या होती है कि इनका डायरेक्शन जो रहती है, कि इनके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो होता है वो भी क्या होता है? सेम एज दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, मतलब ये भी तो रिवॉल्व करेंगे ना। जैसे मेरे पास यहाँ पे अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ इनको घूमना है ना, तो अर्थ अगर इस डायरेक्शन में घूम रही है तो ये भी इसी डायरेक्शन में घूमेंगे, इस तरह से रहता है। ठीक है, तो इनके डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशन है जो इनका, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा गोल चक्कर कर रहे हैं ना, तो इनका डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशन इज सेम एज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में इनका रिवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो बस इतनी बातें बेसिक तुम्हें यहाँ पे पता होनी चाहिए। देन जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है हमारा टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो ये काफी अच्छा सा पॉइंट है। क्या? टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। कैसे? क्या है सिंपल? जैसे कि हमने कहा कि भाई हमारे पास ये अर्थ है। ठीक है, ये हमारी क्या है? अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ हमने बना दिया कि ये ऑर्बिट है जिसमें क्या घूम रहा है? हमारा सैटेलाइट घूम रहा है। ठीक है, ये ऐसे।
तो मैं अब लेती हूँ और अपना सैटेलाइट यहाँ बना देती हूँ। ठीक है, मैंने सैटेलाइट बना दिया। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि मेरे सैटेलाइट की जो रेडियस है, सैटेलाइट की ऑर्बिट की रेडियस वो है स्मॉल आर। ठीक है, और हमारी अर्थ की रेडियस है दैट इज आर, इसका मास है एम, इसका मास है स्मॉल एम। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये वही ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, तो देखो पहली एनर्जी कौन सी है, एक तो देखो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हम देख रहे हैं ना, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो हमारे पास क्या क्या होंगी, ऑब्वियसली दो चीजें होंगी, एक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दो होंगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होगी, ऑफ सैटेलाइट दैट विल बी, अब ये कितना ऊपर है, यहां तक है ना, इतनी हाइट पे, यहां से है डिस्टेंस ये है, तो मैं क्या लिख दूंगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, अब ये बार बार ऑफ सैटेलाइट हटा देते हैं, स्पेस काफी घेर रहा है ये मेरा, तो मैं इसको इतना ही, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इतना, और काइनेटिक एनर्जी विल बी क्या होगा हमारा 1/2 एम वी नॉट का स्क्वायर। अभी इसमें वी बार बार वी नॉट निकल जाता है, वी ओ का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 एम, वी की वैल्यू रख दो, एंड वी की वैल्यू रखोगे, देखो वी ओ की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट जी एम अपॉन आर, जी एम अपॉन आर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, जी एम अपॉन आर। ठीक है, तो इस तरह से मुझे काइनेटिक एनर्जी क्या मिल गई, प्लस में ही है क्या, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। ठीक है, ध्यान देना कि ये क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये क्या है, प्लस का जी एम एम अपॉन 2r। ठीक है, तो अब मैं कहूँ टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या था, माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये क्या था, प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का जी एम एम अपॉन 2r। ठीक है, तो दिस इज द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो इससे पता है क्या पता चलता है, इस चीज से हमें ये पता चलता है टोटल एनर्जी, ये जो स्टेटमेंट आया है इससे हमें ये पता चलता है कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होते हैं। तो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं, नंबर 1 क्या, कि टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं, नेगेटिव वैल्यू रहती है। ठीक है, नेगेटिव रहते हैं। दूसरी बात कि मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो अगर तुम साइन ना देखो, ये साइन हटा दो, जी एम एम अपॉन 2r, और काइनेटिक एनर्जी जी एम एम अपॉन 2r, तो साइन मत देखो। बाकी और कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। चौथी बात और क्या मुझे इस रिलेशन से पता चलता है, और क्या पता चलता है कि हम ये लिख सकते हैं कि भाई हमारी टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। साइन लगाने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव में होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी का आधा कर दूं, इस पोटेंशियल एनर्जी का आधा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, टोटल एनर्जी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं जो इन्हीं से हम समझ सकते हैं क्योंकि इन्हीं पे बेस ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई मेरी। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन बना सकते हैं हम यहाँ से, कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू -2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नो 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 मैंने सही नहीं किया, 2 टाइम्स क्यों करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, है ना, बाई 2 करना होगा, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, वो भी विद माइनस साइन। ठीक है, क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स जो है मुझे यहाँ से मिलते हैं और इनसे देखो कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं।
इसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि पता है तुम्हें ये बहुत ज्यादा। अब आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या रहता है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होगा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब पता है इस बाइंडिंग एनर्जी को कैसे समझना है। ऐसे समझो कि कोई एक पर्सन है, वो किसी कंपनी में काम करता है, ठीक है। एक पर्सन है, वो किसी कंपनी में काम करता है। फिर उस पर्सन, मतलब पर्सन ए है, ठीक है, पर्सन ए है, वो इस कंपनी में काम करता है, इस ब्लू कंपनी में काम करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक वाइट कंपनी है, ठीक है। ये क्या करती है, ये वाइट कंपनी जो है, इस ये चाहती है कि ये पर्सन ए जो है वो इधर आ जाए। तो इसे क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जो ए है वो इसके साथ कितनी कितनी सैलरी से बंधा हुआ है। कितनी सैलरी, मान लो कि ये ब्लू वाली कंपनी इसको 50,000 रुपए देती है, 50K रुपीज देती है, 50K 50,000 रुपए देती है ये ब्लू वाली कंपनी इसको, ठीक है। तो अगर ये व्हाइट वाली ये चाहती है कि ये यहाँ पे आ जाए, तो इसका मतलब एटलीस्ट इसे 50,000 तो इसे देने पड़ेंगे ए को। मतलब व्हाइट वाली कंपनी जब ए को 50,000 रुपए देगी, तब ये सोचेगा कि चलो यहाँ से छोड़ता हूँ और इधर आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही चीज है कि कोई भी बॉडी होती है ना, वो अर्थ के साथ बंधी हुई है। बाइंडिंग मतलब बंधना, बंधी हुई है। अब बंधी हुई है तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये है कि उसे बंधा हुआ है ना, बॉन्ड है, जिस मतलब बॉन्ड नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, मतलब जिस वजह से ये बंधी हुई, जितनी एनर्जी, कितनी एनर्जी मैं दूं जिससे ये जो बॉन्ड है बंधी हुई है वो बॉडी यहाँ से हट जाए। तो सेम वही बात है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, मतलब सैटेलाइट जो है वो अर्थ के चारों तरफ ही घूम रहा है। तो अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए वो बाध्य है, हिंदी वर्ड अगर बोला जाए तो वो अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए ही कंपलसरी सा हो गया उसके लिए, ठीक है। तो कितनी एनर्जी है उसके पास जिससे वो घूम रहा है, तो ऑब्वियसली वो कितनी एनर्जी से घूम रहा है, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट से। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जो है हमारी, ऑफ सैटेलाइट कितना है, इसीलिए क्या है, नेगेटिव में होती है ये। जब तक एनर्जी जो है वो नेगेटिव में है तो इट मीन्स क्या होगा कि वो अर्थ से जुड़ी हुई रहेगी, तो ये इतनी। तो अगर मैं इतनी ही एनर्जी पॉजिटिव में से दे दूं तो ये सैटेलाइट यहाँ से अर्थ के उसमें से हट जाएगा, हट जाएगा। तो यानी कि मुझे बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट मुझे कितनी देनी पड़ेगी, जितनी टोटल एनर्जी इसके पास है, तो यानी कि प्लस का GMM/2R, ठीक है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है यहाँ पे ना, बस थोड़ा सा लॉजिक जितना लगा लोगे उतना ही आसान हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, कॉन्सेप्ट सिंपल है, फॉर्मूले ही है, वही GMM यही सब आता रहता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ MKG सैटेलाइट, M मास का कोई सैटेलाइट है, फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ 7R। अब इसका मतलब क्या है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो पहले मैं तुम्हें फिगर से समझाती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई ये अर्थ है, तो अर्थ की सरफेस पे रखा था यहाँ पे, ठीक है। अर्थ की सरफेस से उठा के कहाँ ले जाना है, कहीं और दूसरी ऑर्बिट में इसको स्टेबलाइज करना है, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ स्टेबलाइज करना है। और इसकी जो एल्टीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दिस इज 7R, और ये तो हमारी रेडियस है ही R, ठीक है। तो ये इनिशियल कंडीशन हो गई और ये क्या हो गई, फाइनल। अब पहली बात क्या है, ये सैटेलाइट है, ये क्या है, सैटेलाइट। तो अगर मैं कहूं इनिशियल एनर्जी क्या थी सैटेलाइट की, एनर्जी जब ये अर्थ की सरफेस पे था तब घूम थोड़े ना रहा था ना, जब अर्थ की सरफेस पे था घूम तो रहा नहीं था, मतलब मूव तो कर नहीं रहा था। तो जब ये मूव नहीं कर रहा था तो रखा था, सिर्फ सिर्फ रखा है, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो कितनी होगी, मैंने कहा कि एनर्जी ऐसे करके ई इनिशियल क्या है कि -GMM/R, ठीक है, इतनी होगी जब अर्थ की सरफेस पर रखा है। फिर उसके बाद फाइनल पोजीशन पे फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी। अब देखो, अगर ये सिर्फ एक बॉडी होती जो हम यहाँ से उठा के यहाँ तक रखे हैं, तो सिर्फ एक बॉडी होती जो कि यहाँ से उठा के बस यहाँ रखनी थी, रखनी थी मतलब सिर्फ रखनी है, तो सिर्फ हम यहाँ पे यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी देखते। लेकिन यहाँ सिर्फ रखनी नहीं है, जैसे घुमानी भी है, रखनी भी है, फिर चलानी भी है, घुमानी भी है, ठीक है। तो अब तो ऑब्वियसली रखना होती तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी देखते, घुमानी भी है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी देखनी पड़ेगी, इसका मतलब टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है,
वही अभी 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 तो किया है, अभी अभी तो किया है क्या, माइनस जी एम एम अपॉन टू स्मॉल आर। ठीक है, तो ये ई फाइनल मेरा क्या हो जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन टू स्मॉल आर कितना होगा, ये 7R प्लस आर यानी कि 8R। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 16R। ठीक है, तो एनर्जी कितनी चाहिए होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। और ई फाइनल माइनस ई इनिशियल अगर हम जब करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई फाइनल क्या, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 16R माइनस माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, और ये 16 ये वाला आर नहीं, कैपिटल आर। ठीक है, 8R हो जाएगा ना। ठीक है, सही है, अब तो सही है। तो हम क्या लिख देंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी इक्वल्स टू, एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, मेरे पास आ जाएगा फाइनल 15/16 जी एम एम अपॉन आर, जिसको मैं लिख सकती हूँ 15/16 एम जी आर। ठीक है, तो आंसर क्या लगा देंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो दैट्स इट फॉर द लेक्चर। तो हमने अब अपना इसके साथ अपना ग्रेविटेशन मोशन, ग्रेविटेशन वाला ये चैप्टर जो भी है हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तुम्हें कैसा लगा, अच्छा लगा, समझ में आया, ठीक है, तो प्लीज कमेंट्स में बताना मुझे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कमेंट्स ये सब प्लीज कर देना। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस।